स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीआर लर्न में। और आज हमारी क्लास 5th है और ये हमारे जो सेशंस हैं काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को बेहतर से बेहतर देने का। तो आज हमारी ये 5th क्लास है और आज भी हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन है उनको करेंगे। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन कराने का ये एम है कि आप लोग चीज़ों को समझ सको, आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें टैकल करना होता, वहाँ पे हमें पढ़ना किस तरीके से है। क्योंकि देखो क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, अगर आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को साथ में मैं भी आपसे सीख रही हूँ, आप भी मुझसे थोड़ा बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो और इसी तरीके से हमारी ये जर्नी चलने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। देखो, जो आपके हार्वर्ड गार्डनर हैं उन्होंने बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। उनके हिसाब से जो बुद्धि है वो बहुत तरीके की होती हैं। कुछ स्थान की संबंध बुद्धि, इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो आपने देखा है आर्किटेक्ट वगैरह हैं जो घरों के नक्शे बनाते हैं, या जो इस तरीके की मतलब एक जगह को देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ इस स्थान पे अगर ये चीज़ होगी तो यहाँ पे ये अच्छी लगेगी। इस तरीके से जब वो समझ जाते हैं तो उनकी जो बुद्धि होती है उसमें वो कौन सी बुद्धि है, वो स्थानिक की वो संबंध बुद्धि होती है। उसके बाद है आपका अंतरा वैयक्तिक और अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अंतरा वैयक्तिक बुद्धि में क्या होता है कि दूसरे लोगों की नीयत या इच्छाओं या फिर उनके मन की बात को समझ सकते हो, उनको समझने में बहुत जो अच्छे होते हैं वो होते हैं अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। और अंतः मतलब स्वयं को जो समझने में बहुत अच्छे होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि जो मतलब पौधों को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत रिलेटिव रहते हैं उनसे, तो उनमें कौन सी बुद्धि होती है, प्राकृतिक बुद्धि। तो हमसे पूछा गया है इसमें दूसरों की नीयत, तो दूसरों की नीयत को पहचानने के लिए हमको जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि हमसे दूसरों का पूछा है तो ये दूसरों के लिए होती है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। ओके, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इसको कहते हैं हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी आपकी 2020 आई है उसमें से जो कथन है वो कौन सा प्रस्तावित है। तो इसको देखेंगे हम। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नत में बाधक है, ऐसा कोई भी एनईपी नहीं कहती है कि, बल्कि अपनी जो मातृभाषा है उसको तो बढ़ावा और दिया जा रहा है। ताकि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो एमबीबीएस की डिग्रीज़ हैं या फिर जो नीट है, एमबीबीएस है, इंजीनियरिंग है, उसमें भी मतलब बहुभाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें भी हिंदी जैसे सारे कुछ सिलेबस ऐसे होते थे जो इंग्लिश में होते थे उनको भी हिंदी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओके, क्योंकि हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है। तो इस तरीके से हमें उन्नति में बाधक नहीं है, बल्कि अगर हम अपनी भाषा में कोई चीज़ सीखेंगे तो उसमें तो हम और भी अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय के बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ये एनईपी में नहीं दिया गया है। ओके, बल्कि उसमें बोला गया है कि बच्चों को उनकी जो मातृभाषा है उसी में पहले आप शिक्षा दें, जब तक कि वो शिक्षा को समझने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए तैयार ना हो जाए, उसके बाद आप उन्हें इंग्लिश सिखा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। बच्चों को बहुभाषा सीखनी चाहिए, यानी कि उनको मातृभाषा भी आनी चाहिए, उनको आप इंग्लिश भी सिखा सकते हो। और भी जितनी भी मतलब जितनी ज़्यादा जिस इंसान को भाषाएं आती हैं तो उसकी नॉलेज मतलब बढ़ जाती है। देखो कैसे बढ़ जाती है, मान लो कि मुझे उर्दू भी आती है, संस्कृत भी आती है, मुझे मतलब फ्रेंच भी आती है। तो इस तरीके से जब मैं उनका जो भी साहित्य होगा, उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी उनको मैं पढ़ सकती हूँ, तो उससे क्या होगा, हम लोग ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद हम इसको भी देख लेते हैं, दुभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा नहीं करते हैं, बल्कि ये उसमें सहायक होते हैं। ओके, तो आपका इसका जो ऑप्शन है वो इसमें थर्ड सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, जेंडर भूमिकाएं हैं। अब आपकी जो जेंडर रोल्स हैं, जो भूमिकाएं हैं कि लड़कियां खाना बनाएंगी या लड़के जो हैं आपका मतलब बाहर का काम करेंगे, ये जो भूमिकाएं हैं ये कैसे आई हैं, यहाँ पे जेंडर भूमिकाएं क्या हैं। ओके, तो इसको हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा
अधिगृहित व्यवहार। ओके, जन्मजात व्यवहार, जन्म ऐसा कुछ नहीं कहता है कि लड़कियां ही ये काम करेंगी या लड़के ही ये काम करेंगे। जैविक संरचनाएं हमारी ऐसी नहीं होती है। आपने बहुत से एग्जाम्पल्स देखे होंगे जो कि क्या करते हैं कि जैविक संरचना यानी कि लड़कियां, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे, और लड़के भी ऐसा नहीं है। आजकल लड़के कुकिंग में बड़े बड़े शेफ बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैविक संरचनाएं हमें बता देती हैं कि हमें खाना बनाना है और हमें ये काम नहीं करना है। आनुवांशिक निर्धारित, आनुवांशिकता भी हमारी ये बिल्कुल निर्धारित नहीं करती कि हमें क्या भूमिका निभानी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और समाज अधिग्रहित व्यवहार, जो हम अपने समाज में होते हुए देख रहे हैं उसी व्यवहार को लड़कियां जैसे घरों में काम कर रही थी, तो किसी लड़की ने कभी इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने कहा ठीक है लड़कियां घरों में ही काम करती, मतलब देखते देखते इतना कॉमन हो गई ना ये चीज़ें कि आज हमें लगता है कि मतलब जो काम लड़कियां कर रही हैं वो उनके लिए है, वो लड़के नहीं कर सकते, या फिर जो लड़के कर रहे हैं वो सिर्फ वही कर सकते हैं, उसको लड़कियां नहीं कर सकती है। तो ये क्या है, हमने व्यवहार को अधिग्रहित कर लिया है अपने आप में। फ्रेंड्स, इसकी 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप सभी का, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी कि जो आपका 360 डेवलपमेंट है, सतत यानी कि लगातार, कंटिन्यूअसली, समग्र यानी कि होल, जो भी आपके आल फैक्टर्स हैं उनको कवर करके 360 डिग्री। तो इसका जो आप मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन बच्चे का करना, इसका प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। ये कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जिन पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमें बच्चे की कभी भी दूसरों से कोई तुलना नहीं करनी है, एक दूसरे से नहीं करनी है। अगर तुलना आपको करनी भी है तो आप बच्चे की जो आपकी लास्ट प्रोग्रेस थी उससे, आप बच्चे की अभी की जो सिचुएशन है उससे तुलना कर सकते हो। उसके बाद है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना। ये आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, यानी कि छात्रों को समझ पाना कि वो किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, उसको जब टीचर समझ पाएगा तो वो अपने पाठ्यक्रम में अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको पढ़ाने की बच्चों की, उसमें क्या करेगा, उनके अनुसार अपना चेंजमेंट करेगा, उसको रूपांतरित कर देगा। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हम नेक्स्ट भी देखेंगे, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण नहीं करना होता, कभी भी नहीं करना होता है। छात्रों को किसी विषय में सफल विफल घोषित करने के लिए हमें सतत और समग्र मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चलेंगे, हमारा 5th है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन किन बातों का विचार करना चाहिए। फर्स्ट है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। ओके, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ओके, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। चारों ही इस तरीके से सही लग रहे हैं। देखो, सबसे फर्स्ट अगर मूल्यांकन कर रहे हो तो एक शिक्षक को मूल्यांकन करते टाइम पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, मतलब कि आगे चल के जब ये मूल्यांकन देखा जाएगा तो उससे क्या क्या, मतलब अगर कोई इसको देखता है तो उनका यूज़ कर सकता है उसमें। नेक्स्ट है, विशिष्ट छात्रों के अधिगम, यानी कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि धीरे सीखता है या जो भी है, तो उनका मतलब जो अधिगम वक्र है, अधिगम वक्र भी हम पढ़ेंगे अभी, तो उसमें क्या है, किस तरीके से उसका पता लगाने का सर्वोत्तम। मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ठीक होना चाहिए, और अगर आपके हिसाब से कुछ और आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई जाए। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। समावेशी शिक्षा का सीधा सा मतलब यही है कि सभी बच्चों को एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना। तो ये तीनों आपके इसमें गलत हो जाएंगे। 4th हमारा इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके इस टाइम चल रहे हैं कथन और अजम्पशन वाले, तो इनको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन इनको देखने से ये लगता है कि पता नहीं ये कितने ही टफ होंगे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी ताकि आप इस क्वेश्चन को देखते ही जल्दी से उसको पढ़ पाओ और जल्दी से उन चीज़ों को समझ पाओ। तो इसमें देखते हैं कथन क्या है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल ही सही कथन है। जब भी आप पढ़ा रहे हो तो आपको क्या, क्योंकि आपकी
कक्षा में बहुत ही विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, तो आपको विविध पाठ्य सामग्री के विभिन्न तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब इसका रीज़न क्या दिया इन्होंने, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। यानी कि इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसमें आपका जो फर्स्ट है वो इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दोनों ही चीज़ों को बहुत ही जोड़ के और बहुत ही अच्छे से कथन और कारण आपके दोनों इसमें सही है। ओके, बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? इसमें है आपका पठन वैफल्य, आलेख वैफल्य, गणन वैफल्य, ध्यान और अति सक्रियता। तो इसमें जो है आपका ये पढ़ने से रिलेटेड उसे लिखने में कठिनाई होती है, तो ये आपके आलेख यानी कि आलेख वैफल्य। ओके, ये वाला आंसर। पठन यानी कि पढ़ने में जब उसको होगी दिक्कत। गणन यानी कि डिसकैलकुलिया, जो कि जिसे आप कहते हो जो मैथ में होती है। ADHD वाले बच्चे, ध्यान अति सक्रियता होती है, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते। इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो ADHD में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों का आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। जी नहीं, मानकीकृत होता है स्टैंडर्ड, यानी कि सभी को एक ही डंडे से हाँकना, सारे बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा देना, चाहे फिर उन्हें समझ आए या नहीं आए। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना। जहाँ पर भी विविधता आएगी वो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें थे, रटन आधार, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को कभी भी, पेन पर पेंसिल आधारित भी बहुत अच्छा परीक्षण ये नहीं होता है। ओके, तो हमारा उसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सेकंड हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? मैंने पिछले जो सेशन लिए थे उसमें भी सृजनात्मकता से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बताया भी था, अगर कहीं पर भी सृजनात्मकता को अपसारी चिंतन से आपको रिलेट करना पड़े तो वो आपका ऑप्शन इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सोच में केंद्रीकरण नहीं होगा, आवेगशीलता नहीं होगा, अभिसारी चिंतन होता है, मतलब एक ही दिशा में सोचना, और अपसारी चिंतन होता है बहुत सारी दिशाओं में। आपके पास ये समस्या है, आप इधर 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 बहुत सारी दिशाओं में उसको सोचकर सॉल्व करने के तरीके ढूंढ रहे हो। ओके, तो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी आपकी रिलेटेड होती है आपके अपसारी चिंतन से। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट्स वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन सिलेक्ट करा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और नहीं तो फिर हम लोग इसको कल डिस्कस करने वाले हैं। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो आपका जो भी आंसर हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और जय हिंद।